वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी थ्योरी ऑफ आइजिंक। हम पढ़ेंगे कि आइजिंक ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है पर्सनैलिटी थ्योरीज़ में। जो आइजिंक थे इनका जो लाइफ स्पैन रहा वो 1916 से 1997 तक रहा है। ये इनका जो जन्म था, इनकी जो बर्थ थी वो जर्मनी में हुई थी, एक जर्मन थे, परंतु बाद में ये लंदन में आकर बसे और वहीं पले बढ़े और इन्होंने वहीं पे लंदन यूनिवर्सिटी में रहकर अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया साइकोलॉजी के एरिया में, इसलिए ये विश्व प्रसिद्ध हुए। आइजिंक ने अपनी जब थ्योरी प्रपोज्ड की तो इन्होंने दो तरह की बातें की, इसलिए कहना मुश्किल हो जाता है कि ये पर्टिकुलरली किस पक्ष में थे। एक तो इन्होंने बताया कि जो हमारे अंदर ट्रेट्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो इन्नेट होते हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने बताया कि जितने भी ह्यूमन बिहेवियर होते हैं वो एक्वायर्ड होते हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल था कि ये इन्नेट बोल रहे हैं या एक्वायर्ड बोल रहे हैं। इसी कारण मतलब कि ये जो अपोजिशनल स्टेटमेंट उन्होंने दिया, इसी वजह से हॉल, लिंडजे, लॉहलिन, मैनोसविज MANOSEVITZ ने ये बोला कि हंस जे आइजिंक में इरेगुलरिटी का कुछ अंश है, और ये कहना मुश्किल है पर्टिकुलरली ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आइजिंक ने स्वयं भी ये कहा कि वो कोई स्पेसिफिक थ्योरिस्ट नहीं है, जैसे कोई पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट नहीं है, क्योंकि उनका योगदान सिर्फ पर्सनैलिटी के एरिया में नहीं है, बल्कि इन्होंने कई इम्पॉर्टेंट एरिया जैसे बुद्धि की वंशागति, हेरिडिबिलिटी ऑफ IQ, एजुकेशनल थ्योरीज़, जेंडर बिहेवियर, ठीक है, एंटी सोशल बिहेवियर, एस्ट्रोलॉजी आदि में भी अपना पूर्ण योगदान दिया है। इनकी थ्योरी को 4 पार्ट्स में बांट के देखा जा सकता है। डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हियरार्किकल नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, और लास्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी। डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो आइजिंक ने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी, जिससे हमें उनकी पूरी थ्योरी समझ में आती है। इन्होंने बोला कि पर्सनैलिटी द सम टोटल ऑफ द एक्चुअल और पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. It originates and develops through the functional interaction of the 4 main sectors into which these behavior pattern are organized: the cognitive sector यानी कि intelligence, the cognitive sector यानी कि character, the affective sector यानी कि temperament, and the somatic sector यानी कि constitution. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी environment है और जो हमारी heredity है, उसके द्वारा जीव का जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक्चुअल और पॉसिबल बिहेवियर पैटर्न से जो हमें प्रोडक्ट निकल के आता है वही हमारी पर्सनैलिटी है। यानी कि अपने इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के आपस में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म यानी कि इंसान जो भी पॉसिबल बिहेवियर पैटर्न करता है वही हमारा पर्सनैलिटी है। इसमें 4 एरियाज़ की बात की गई है कि इस इंटरेक्शन की वजह से 4 जो एरियाज़ होते हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये 4 एरियाज़ मैंने आपको बताए कि पहला है कॉग्निटिव सेक्टर यानी कि इंटेलिजेंस, कोग्निटिव सेक्टर यानी कि कैरेक्टर, अफेक्टिव सेक्टर यानी कि टेम्परामेंट, और हमारा लास्ट सोमैटिक सेक्टर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इस थ्योरी की मदद से हमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट भी पता चलते हैं कि पहला जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति के वास्तविक मतलब कि ओरिजिनल यानी कि एक्चुअल या पॉसिबल बिहेवियर पैटर्न का योगफल होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी और दोनों के ही इम्पोर्टेंस को इसमें स्वीकार किया गया है इस थ्योरी में।
और इसमें इस थ्योरी में या इस डेफिनेशन के थ्रू 4 एरियाज़ को बताया गया है। ठीक है, 4 एरियाज़ वही कॉग्निटिव सेक्टर, कोग्निटिव सेक्टर, अफेक्टिव सेक्टर और सोमैटिक सेक्टर। ये हुआ हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सेकंड पार्ट में आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं। आपने हिपोक्रेट्स की थ्योरी पढ़ी है, क्रैशमैन पढ़ा है, यूंग भी पढ़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया। लेकिन जब भी आप लिखोगे एग्ज़ाम में तो आपको थोड़ा थोड़ा सा सबका ऐड करना है कि हिपोक्रेट्स ने जिस तरह से 4 बाइल बताए थे और बताया था इन 4 बाइल की वजह से ही हमारी पर्सनैलिटी डिफाइंड होती है। यानी कि वो 4 बाइल्स जो हैं वो पाए तो सब में जाते हैं, वो द्रव्य चारों के चारों सब में पाए जाते हैं, पर उन चारों में से एक की जो प्रधानता होती है वो ज़्यादा होती हैं, और जिस द्रव्य की प्रधानता या जिस बाइल की प्रधानता ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग सामने वाले इंसान की पर्सनैलिटी डिफाइंड होगी। हिपोक्रेट्स ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे, मेलनकोलिक, कोलरिक, सैंग्विन और फैलेग्मेटिक, ये आपको पता है। इसी तरीके से क्रैशमैन ने मनोविकृति यानी कि साइकोसिस का एक सिद्धांत बनाया था, जिसमें यह कहा था कि जो नॉर्मल और एबनॉर्मल व्यक्ति को मनोविकृति यानी कि साइकोसिस की एक विमा यानी कि एक कॉन्टिनम पर सुव्यवस्थित किया जा सकता है। एक तरफ हम नॉर्मलिटी रख सकते हैं, एक तरफ हम एबनॉर्मलिटी रख सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक छोर पे क्या रखा था, सीजोफ्रेनिक पेशेंट को, और दूसरे छोर पे मैनिक डिप्रेसिव पेशेंट को रख दिया था। पर इनकी थ्योरी पे थोड़ा थोड़ा 2 लाइन बतानी है। सबसे अधिक प्रभाव पड़ा युंग का। युंग की जो थ्योरी थी वो कहती थी कि व्यक्ति या तो एक्सट्रोवर्टेड हो सकता है या तो इंट्रोवर्टेड हो सकता है। एक्सट्रोवर्टेड व्यक्ति में जो भी एनर्जी होती है, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो एक्सटर्नल एलिमेंट्स की तरफ यानी कि बाहर की तरफ होता है, लेकिन इंट्रोवर्टेड व्यक्ति में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इनर वर्ल्ड की तरफ होता है। फिर इन्होंने बताया, आइजिंक ने अपनी थ्योरी में इन सब चीज़ों को अपनाया और एक फैक्टर एनालिसिस के आधार पर अपना डायमेंशनल अप्रोच दिया। डायमेंशनल अप्रोच यानी कि विमी उपागम में प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व की डिफरेंट डायमेंशंस के रूप में डिफाइन किया गया है। ठीक है, शुरुआत में तो आइजिंक ने 2 ही डायमेंशंस बताए थे। कौन कौन से, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी। इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन जो पहला डायमेंशन था, इसमें उन्होंने बताया कि जो एक्सट्रोवर्टेड इंसान होता है, अगर हम टेस्ट करें तो एक्सट्रोवर्जन पर हाई स्कोर अगर आते हैं किसी इंसान के, तो आइजिंक के अनुसार ऐसा इंसान क्या होगा, बहुत ही सामाजिक होगा। सोशबिलिटी टेंडेंसी उसमें अधिक स्ट्रांग होगी। वो उत्तेजनपूर्ण क्रियाएं, इम्पल्सिव एक्टिविटीज़ करने में उसे खुशी मिलेगी। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी होगा, तथा उसमें किसी कार्य को अन्य व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर करने की इम्पल्सिविटी पाई जाएगी। लेकिन अगर टेस्ट के दौरान उसको लो स्कोर मिलते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें इंट्रोवर्जन टेंडेंसी ज़्यादा है, और ऐसे इंसान आइसोलेटेड रहना, लोनली रहना पसंद करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे। ऐसे लोग बहुत ही गंभीर होते हैं, संकोचशील होते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं कोई भी बात कहने में, बहुत ही सीरियस रहते हैं, सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। ठीक है, सेल्फ को कंट्रोल करके रखते हैं, मैथोडिकल टाइप होते हैं। और इसी तरीके से हम बात करें न्यूरोटिसिज्म या स्टेबिलिटी की, तो न्यूरोटिसिज्म पर हाई स्कोर लाने वाले व्यक्तियों में कई तरह की जो हमारी फिजियोलॉजिकल और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। ये ज़्यादा टेंशन लेते हैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन अगर लो स्कोर आते हैं तो ये नॉर्मेलिटी की टेंडेंसी का संकेत है, और जो अभी मैंने लक्षण आपको बताए न्यूरोटिसिज्म के, वो इसमें नहीं पाए जाएंगे नॉर्मल इंसान में। तो ये 2 विमाएँ जो हैं, यानी कि इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन यानी कि आई और ई, न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी यानी कि एन और एस, आपस में मिलकर एक
क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट उत्पन्न करती हैं, इस तरीके का। ठीक है, ये हमारा इन्होंने क्वाड्रेंट डेवलप कर दिया, जो हिपोक्रेट्स के 4 प्रकारों से मिलता है। हिपोक्रेट्स के देखो 4 प्रकार ये हैं। ठीक है, आइजिंक ने क्रेशमर द्वारा प्रपोज डायमेंशन को यानी कि इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन विमाओं से मिलाया है। इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन देखिए ये है। ठीक है, इसी तरीके से युंग द्वारा न्यूरोसिस के जो 2 प्रकार बताए गए थे, एंजाइटी है ना, और हमारा हिस्टीरिया, यानी कि न्यूरोटिक और एक्सट्रोवर्जन। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूरोटिक आ रहा है, एक्सट्रोवर्जन भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपस में मिलके, ये सब थ्योरीज आपस में मिलके एक तरह का क्वाड्रेंट डेवलप करती हैं और हमारी थ्योरी को और अच्छी तरीके से डिफाइन करती हैं। तो ये 2 डायमेंशंस आपस में बताते हैं कि एक इंसान या तो एक साइड हो सकता है या दूसरी साइड हो सकता है। जैसे जैसे वो पहली इंट्रोवर्जन की तरफ बढ़ेगा, उसमें एक्सट्रोवर्टेड क्वालिटीज़ कम होती जाएंगी, और जैसे जैसे एक इंसान न्यूरोटिसिज्म की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे उसमें नॉर्मल टेंडेंसीज या ट्रेट्स कम होती जाएंगी। ठीक है, फिर है ये तो इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन की क्वालिटीज़ मैंने लिख रखी हैं, आप लोग लिख लेना। फिर है मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो 2 डायमेंशंस बताए हैं, इसके लिए आइजिंक ने एक क्वेश्चनायर भी बनाया इन दोनों ही डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए, जिसे कहा गया मैंसले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। नेट में एक सीक्वेंस पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले इन्होंने मैंसले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री बनाया था, जो इन दोनों डायमेंशन यानी कि इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी को मेज़र करता था। बाद में आइजिंक ने इसका नाम बदलकर आइजिंक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री यानी कि EPI कर दिया। इसका एक जूनियर फॉर्म भी है जो बच्चों में इन दोनों विमाओं को मेज़र करता है। ठीक है, और ये जो दूसरा फॉर्म बनाया था, इस टाइम इनकी जो हेल्प की थी वो इनकी दूसरी पत्नी ने की थी, वो को-ऑथर थी। बाद में आइजिंक ने अपनी इन विमाओं को के साथ साथ एक और विमा को जोड़ दिया, यानी कि एक और डायमेंशन को जोड़ दिया, जिसका नाम साइकोटिसिज्म रखा गया। ये भी एक बाइपोलर डायमेंशन है। बाइपोलर यानी कि जिसके 2 पोल हैं। जैसे एक लाइन पे हमने क्या लिखा है, इंट्रोवर्जन, एक पे लिखा है एक्सट्रोवर्जन, तो 2 पोल हो गए ना। वैसे ही साइकोटिसिज्म जो डायमेंशन इन्होंने जोड़ा, उसके भी 2 पोल हैं। एक तरफ साइकोटिसिज्म, दूसरी तरफ सुपर ईगो फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान साइकोटिसिज्म की तरफ है तो वो मनोविकृति यानी कि साइकोसिस से पीड़ित व्यक्ति में जो साइकोटिक टेंडेंसीज होगी, क्वालिटीज़ होंगी, वो ज़्यादा पाई जाएंगी। यानी कि उसका पुअर कंसंट्रेशन होगा, पुअर मेमोरी होगी, उसके अंदर क्रुएल्टी ज़्यादा होगी। ऐसे ही लोग एंटी सोशल बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर, डाउटफुल बिहेवियर ज़्यादा दिखाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो दूसरी छोर पर बढ़ेगा, यानी कि सुपर ईगो फंक्शन की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे उसमें ये सब जो ट्रेट्स मैंने बताई वो सब कम होती जाएंगी। तो अब हमारे पास कितने डायमेंशंस निकल के आ गए हैं? 3। ठीक है, पहला कौन सा? इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, दूसरा न्यूट्रिसिज्म स्टेबिलिटी, तीसरा साइकोटिसिज्म सुपर ईगो फंक्शन। और इन तीनों को मापने के लिए इन्होंने जो एक 3rd क्वेश्चनायर बनाया, उसको कहा गया आइजिंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर यानी कि EPQ। हालांकि इन तीनों में आपस में लो पॉजिटिव कोरिलेशन पाया गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की, जो है हियरार्किकल नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। आइजिंक ने पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर की व्याख्या 3 लेवल्स पे की है। इन्होंने इन तीनों लेवल को, इन तीनों फैक्टर्स को एक हियरार्की में अरेंज किया है। और इन्होंने इनकी जो हियरार्की है, इसमें सबसे नीचे स्तर पर क्या आता है? स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इससे मतलब ये है कि व्यक्ति द्वारा किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में
किया गया बिहेवियर, जैसे कि आपको कॉलेज आना है तो आप बस से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं, तो आप बस में बैठे या ट्रेन में बैठे, तो बस में बैठकर बगल वाले इंसान से बातचीत करना, यह आपका क्या हो गया, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स लेवल। ठीक है। मॉडल का जो सेकंड लेवल है वो है हैबिचुअल रिस्पॉन्स की स्टेज। ठीक है। कई सारे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो होते हैं वो आपस में मिलके हमारी हैबिट बना देते हैं। जब हम कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करने लगते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाते हैं, यानी कि क्लस्टर उभर के आता है। और तीसरे स्तर पर क्या है हमारा, ट्रेट लेवल। ठीक है, जिसके बारे में व्यक्ति के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी इंसान को ये देखा कि वो बहुत सोशल है, सामाजिक है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो दूसरों के प्रति दोस्ताना संबंध रखता है और ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है सोशल एक्टिविटीज़ में, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है। और ये सब मिलके क्या करेंगे, एक टाइप बना देंगे, यानी कि एक डायमेंशन निकल के आ जाएगा। इसे आइजैक ने व्यक्तित्व का प्रकार ना मानकर एक डायमेंशन बताया है। ठीक है। जैसे कि अब आप शुरुआत से अगर देखें कि अगर किसी इंसान में फैक्टर है कि एक्सट्रोवर्जन का, कंसाइंटियसनेस की जगह अगर आप एक्सट्रोवर्जन रख लें तो उसमें क्या पाया जाएगा, सोशबिलिटी और इम्पल्सिविटी। ठीक है, ये पाया जाएगा। फिर हैबिचुअली वो कुछ रिस्पॉन्स करता होगा। ठीक है, और ये हैबिट जो रिस्पॉन्स होंगे वो किससे बने होंगे, हमारे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स लेवल से। ठीक है, तो हमें नीचे से ऊपर जाना है कि हम पहले स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करते हैं। बचपन में पहले हमें ब्रश करना सिखाया जाता है। धीमे धीमे जब हम स्पेसिफिक ये रिस्पॉन्स करना सीख लेते हैं, डेली करने लगते हैं, तो वो हैबिट फॉर्म हो जाती हैं। हैबिट फॉर्म फिर ट्रेट में बदल जाती हैं और ट्रेट फिर हमारे डायमेंशन में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने चीज़ों को क्लियर लिखा है और विद एग्जाम्पल लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हो। ये आपका एक एग्जाम्पल फॉर्म में लिखा गया है, आप इसको पढ़िए और अपने नोट्स में भी नोट डाउन करिए। इसके बाद बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी की, यानी कि हमारे फोर्थ पार्ट की। आइजैक ने ना केवल पर्सनैलिटी डायमेंशंस बताए हैं, बल्कि इन डायमेंशंस के आधार पर फिजियोलॉजिकल बेस बताया है। इन डायमेंशंस का जो फिजियोलॉजिकल बेस है वो भी इन्होंने बताया है, जिसकी वजह से इनकी जो थ्योरी है उसको एक सॉलिड बेस मिलता है। अब इन्होंने क्या बताया इसको हम देखते हैं। ठीक है, आइजैक ने बताया कि जो इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन है, एक एक करके। ठीक है, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन जो है यह बीमा ब्रेन के एक विशेष, एक स्पेसिफिक भाग, यानी कि असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की क्रिया पर आधारित होती हैं। ठीक है, जो इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन है यह डायमेंशन ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की क्रिया पर आधारित होती है, ब्रेन सेंटर्स की एक्टिविटी पर बेस्ड होती हैं। इतना समझ में आ रहा है, उस जो फिर हमारे कॉर्टिकल कंट्रोल की मात्रा को इफेक्ट करती हैं। ये तीसरा हो गया। जो हमारा एक्सट्रोवर्टेड इंसान होगा उसमें कॉर्टिकल एक्साइटेशन लेवल कम पाया जाएगा, इसलिए माइनस का मैंने साइन लगाया है, और उसको एक्साइट करने में ज़्यादा एक्साइटेशन की ज़रूरत पड़ेगी एक एक्सट्रोवर्टेड इंसान को। लेकिन इंट्रोवर्जन में कॉर्टिकल एक्साइटेशन लेवल ऑलरेडी बहुत होता है, तो इसमें कम एक्साइटेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमने इसमें ये बताया इस डायमेंशन में कि इस डायमेंशन की मस्तिष्क के एक विशेष भाग असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि ARAS की क्रिया पर आधारित होता है। ये डायमेंशन ARAS का जो एक्टिविटी लेवल होता है वो ब्रेन के हायर सेंटर्स की एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है, जो बाद में उसकी कॉर्टिकल कंट्रोल की मात्रा को प्रभावित करता है
और जो हमारा एक्सट्रोवर्टेड इंसान है उसमें कॉर्टिकल एक्साइटेशन लेवल लो होता है, परंतु हमारा जो इंट्रोवर्टेड पर्सन है उसमें यही एक्साइटेशन लेवल, कॉर्टिकल एक्साइटेशन लेवल ज़्यादा पाया जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सट्रोवर्टेड व्यक्ति को एक्साइट करने के लिए नॉर्मल इंसान की तुलना में हमें अधिक एक्साइटेशन लेवल की ज़रूरत पड़ती है, पर इंट्रोवर्टेड इंसान तो ऑलरेडी एक्साइट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी जैसे कि हमारी सेकंड डायमेंशन है, इसका भी एक स्पष्ट फिजियोलॉजिकल बेस है और कहा गया है कि ये जो थ्योरी है या ये जो डायमेंशन है उसका संबंध किससे होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। पहले वाले का किससे था? असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से, और इसका रिलेशन होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। जिन व्यक्तियों का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है अधिक सेंसिटिव होता है, वे इन्वायरमेंट की किसी स्पेसिफिक घटना या स्टिमुलस के प्रति बहुत इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण उनमें न्यूरोटिसिज्म विकसित होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों में जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो डेवलप होने की संभावना भी अधिक पाई जाती हैं। लेकिन जो नॉर्मल इंसान होता है उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें सेंसिटिविटी कम पाई जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ में और बताई थी इन्होंने कि अगर किसी इंसान में अगर कोई इंसान न्यूरोटिक भी है और इंट्रोवर्टेड भी है तो उसमें न्यूरोटिक सिस्टम जैसे कि फोबिया और ओसीडी पाया जाएगा, यानी कि फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ फर्स्ट काइंड पाए जाएंगे। लेकिन अगर कोई इंसान न्यूरोटिक है और एक्सट्रोवर्टेड है तो उसमें डिसऑर्डर ऑफ सेकंड काइंड पाए जाएंगे, यानी कि वो एंटी सोशल होगा और साइकोपैथिक पर्सनैलिटी होगी उसकी। फिर है हमारा साइकोटिसिज्म। ठीक है, और सुपर ईगो फंक्शन का डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन। ये जो डायमेंशन है उसका जो आधार है, इसका जो बेस है वो मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनका बस ये प्रेडिक्शन था कि इसके ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि जो मेल होता है वो ना केवल साइकोसिस पे हाई स्कोर लाने वाले होते हैं, बल्कि वे जेल, सुधार गृह यानी कि रिफॉर्मेटरी होम्स और अन्य जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं में जो फीमेल्स होती हैं उन्हीं की तरह अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है, इन्होंने बस इतना बताया था। इसके बाद इवैल्यूएशन की बात की गई है। तो इवैल्यूएशन में आप बता सकते हैं कि आइजिंक ने पर्सनैलिटी थ्योरी का जो बेस है वो फैक्टर एनालिसिस रखा, और इसकी वजह से आलपोर्ट ने उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि एक एवरेज पर्सनैलिटी का वर्णन होता है, उनकी थ्योरी से सिर्फ एक एवरेज पर्सनैलिटी का वर्णन होता है, एक कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन नहीं मिलता। दूसरी चीज़ में ये कही गई कि आइजिंक की पर्सनैलिटी थ्योरी से इनका जो वर्क एरिया है, ठीक है, वो पता चलता है कि वो बहुत ही लिमिटेड है। उन्होंने सिर्फ 3-4 बीमाएँ प्रेजेंट की हैं और उसका फिजियोलॉजिकल बेस बता दिया है। ये दूसरा क्रिटिसिज्म किया गया उनकी थ्योरी का। चौथे में कैटल ने कहा कि उनका जो हिरार्किकल नेचर है, उनकी जो थ्योरी का हिरार्किकल नेचर है उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने कहा कि आइजिंक ने व्यक्तित्व की संरचना की जो 3 लेवल्स बताए हैं वो एक्यूरेट या एप्रोप्रिएट नहीं हैं। आइजिंक के सिद्धांत के अनुसार साइकोपैथिक पर्सनैलिटी जिसमें अपने एंटी सोशल बिहेवियर के लिए कोई पछतावा नहीं होता, अधिक न्यूरोटिक, एक्सट्रोवर्टेड और साइकोटिक होती हैं, इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन था। पहला कि फैक्टर एनालिसिस जो उन्होंने बताई उससे उन्होंने कहा कि एप्रोप्रिएट पर्सनैलिटी के बारे में पता नहीं चलता, एक एवरेज पर्सनैलिटी की झलक नहीं मिलती है उससे। और इनका दूसरा क्रिटिसिज्म ये किया गया कि इनका जो कार्यक्षेत्र है, वर्क एरिया है, वो बहुत ही लिमिटेड है। तीसरा,
जिन्होंने हायरार्किकल नेचर बताया था अपने थ्योरी में, उसमें भी बोला गया कि इन्होंने 3-4 लेवल्स के थ्रू ही हायरार्किकल नेचर बता दिया है। चौथे में इन्होंने बताया गया कि साइकोपैथिक पर्सनैलिटी जो उन्होंने बताई है उसमें न्यूरोटिक, एक्सट्रोवर्टेड और साइकोटिक होते हैं। इससे किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं किया जा सकता। तो ये इनकी थ्योरी थी। इसको हमें 4 या 5 पार्ट्स में एक तरीके से पढ़ना है। ठीक है, पहले आपको आइजिंग की पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए। कहाँ जन्मे? जर्मनी में जन्मे, पर बाद में लंदन शिफ्ट हुए। लंदन में आके लंदन यूनिवर्सिटी में ही इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की और वहीं अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया और इसलिए ये वर्ल्ड फेमस हुए। इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चनायर, सेल्फ रेटिंग्स, रेटिंग स्केल्स, ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल टेस्ट, इन सब का भी प्रयोग किया और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर इनकी थ्योरी को मेनली 4 पार्ट्स में बांटा गया। डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें इन्होंने डेफिनेशन की बात की है। स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको हिपोक्रेट्स की, क्रैशमर की और यूंग की बात करनी है कि इन तीनों की थ्योरी के आधार पर इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज़ करते हुए अपनी थ्योरी में 2 डायमेंशंस बताए थे और बाद में उसमें एक और डायमेंशन जोड़ दिया था, साइकोटिसिज्म का और सुपर ईगो फंक्शन का। और इनको मेज़र करने के लिए इन्होंने कुछ क्वेश्चनायर भी बनाए थे, MPI, EPI और EPQ। ठीक है, तीसरा पार्ट हायरार्किकल नेचर ऑफ पर्सनैलिटी का है। इसमें नीचे से हम डिफाइन करेंगे कि कोई भी इंसान सबसे पहले स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करना सीखता है। ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हैबिट में बदल जाते हैं, ये हैबिट ट्रेट में और ये ट्रेट फैक्टर में। ये पूरा एग्जाम्पल सहित लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और लिखना भी है। फिर फिजियोलॉजिकल बेस भी बताया है इन्होंने, सिर्फ डायमेंशन नहीं बताया, उन डायमेंशन का फिजियोलॉजिकल बेस बताया है कि क्यों इंसान एक्सट्रोवर्टेड बिहेवियर कर रहा है, क्यों इंट्रोवर्टेड बिहेवियर कर रहा है और क्यों न्यूरोटिक बिहेवियर कर रहा है। न्यूरोटिक बिहेवियर कैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जिसका ज़्यादा सेंसिटिव होगा उसमें न्यूरोटिक टेंडेंसीज ज़्यादा होंगी और एक नॉर्मल इंसान में एक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो लेस सेंसिटिव होता है। और साइकोटिसिज्म, सुपर ईगो फंक्शन का इन्होंने किससे रिलेशनशिप बताया है? मेल सेक्स हार्मोन से। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई। फिर लास्ट में इवैल्यूएशन आपको 4 तरह के क्रिटिसिज्म जो किए गए हैं वो लिख देने हैं। ठीक है, ये आपकी आइजिंग की थ्योरी थी। होपफुली आप सबको समझ में आई होगी और अच्छे से इसको पढ़िए। नोट्स भी मैंने दिए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़िए, नोट्स बनाइए और फिर आगे चल के जब जनवरी फरवरी रिवीजन कराएंगे तो इसको आप अच्छे से और समझ पाओगे। थैंक यू बच्चों।